हाय गाइस, वेलकम बैक। दिस इज़ ऋतिक एंड यू आर वाचिंग ड्यू कॉमर्स। आज हमारी 6th क्लास होने वाली है। इसके अंदर हम करेंगे इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। तो गाइस, बिना किसी देरी के हम इसे शुरू करते हैं और जल्दी से ये चैप्टर को ख़त्म करते हैं। बहुत ही सिंपल होने वाला है ये चैप्टर और मेरे को मेरे मार्कर नहीं मिल रहे हो रहे, तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल होने वाला है। आप इसकी डेफिनेशन पढ़ो एक बारी, क्या समझ में आ रहा है। चलो शुरू करते हैं। तो देखो, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन क्या होता है। इंटरनल नाम से पता चल रहा है इंटरनली रिकंस्ट्रक्शन करना। अब एक बात आ रही होगी आपके मन के अंदर कि इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन है तो एक्सटर्नल भी होता होगा। हाँ, एक्सटर्नल भी होता है। एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन ही उसके अंदर नई कंपनी फॉर्म हो रही है, लिक्विडेशन हो रहा है एंड अ न्यू कंपनी बन रही है। ठीक है, तो सारा बिजनेस उस लिक्विडेशन वाली कंपनी का नई कंपनी के अंदर चला जाएगा। ठीक है, वन कंपनी इज लिक्विडेटिंग एंड अदर इज इन मेकिंग। तो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन क्या होता है। देखो, हमारी कंपनी इनकेपेबल है लायबिलिटीज़ को पे करने में। ठीक है, जो उसका मार्केट प्राइस है ऑफ शेयर वो बहुत कम है। था वो 100 का है, वो कंपनी के अंदर बुक्स में लिखा हुआ है 100 का, बट वो हो रहा है अभी 80 का, कम हो गया है। ठीक है, इनटेंजिबल एसेट्स पड़ी है, जो गुडविल पड़ी है हमारी, वो गुडविल एग्जैक्ट गुडविल नहीं है, क्योंकि हमारी तो हालत है खस्ता कंपनी की, तो वो एग्जैक्ट गुडविल नहीं हुई ना। तो उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन, प्रॉपर वैल्यूएशन होना ज़रूरी है। तो ये सारी चीज़ें जब हो रही है, एक कंपनी बिल्कुल लॉस में चल रही है, तब किया जाता है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। देखो, ये कह रहा है कि रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ फाइनेंशियल स्ट्रक्चर, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ फाइनेंशियल स्ट्रक्चर ऑफ द कंपनी विदाउट डिसॉल्विंग इट, बिना उसको लिक्विडेट किए, एंड विदाउट फॉर्मिंग अ न्यू कंपनी, बिना किसी न्यू कंपनी को बनाए, उसे कहा जाता है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। ठीक है, ये किस लिए ज़रूरी है। ये ज़रूरी है कि हम ट्रू वैल्यू दिखा सके, किसकी, ट्रू एंड फेयर वैल्यू, ट्रू एंड फेयर वैल्यू ऑफ कंपनीज एसेट्स, एसेट्स की ट्रू एंड फेयर वैल्यू दिखा सके, इक्विटी की ट्रू एंड फेयर वैल्यू दिखा सके, पूरे फाइनेंशियल पोजीशन की हम ट्रू वैल्यू दिखा सके। ठीक है, और जो भी इंटेंजिबल एसेट हमारे पास पड़ी है फालतू की, ठीक है, उसे हम राइट ऑफ कर सके। ठीक है, क्योंकि वो सारी, जैसे गुडविल, वो एक झूठ है। झूठ कैसे कि हमारी कंपनी की हालत है ख़राब, तो जो वो गुडविल पड़ी हुई है, लगा लो 1 लाख रुपए की, तो वो तो झूठी हुई ना। और फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन किन लोगों के लिए ज़रूरी है, बाहर वाले लोगों के लिए भी ज़रूरी है, क्रेडिटर्स, इन्वेस्टर्स, वो उनका राइट बनता है कि वो आपकी फाइनेंशियल पोजीशन देखे। ठीक है, तो कंपनी के बुक के अंदर ट्रू एंड फेयर वैल्यू दिखाना पड़ेगा कंपनी की एसेट का। ठीक है, एसेट कितनी है, इक्विटी कितनी है, उनकी फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, और इंटेंजिबल एसेट्स की कोई वैल्यू है या नहीं है। ठीक है, तो आपको इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन अभी तक थोड़ा थोड़ा समझ में आया कि क्या सीन होता है, कि हमारी खस्ता पड़ी है हालत, उसको ठीक करने के लिए हम इंटरनली रिकंस्ट्रक्ट करते हैं विदाउट डिसॉल्विंग एंड विदाउट फॉर्मिंग अ न्यू कंपनी। ठीक है, तो हम अभी स्टेप वाइज चलेंगे। ठीक है, धीरे धीरे करके समझते हैं क्या होता है, कैसे हम फेर बदलाव कर सकते हैं हमारी फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर। सबसे पहली चीज़, बैलेंस शीट को लेके चलते हैं हम। उससे सबसे पहले होता है इक्विटी होती है ना। तो मान के चलो इक्विटी फर्स्ट पॉइंट है हमारा। इक्विटी की जो वैल्यू है, इक्विटी शेयर्स की, वो 100 थे पहले। ठीक है, मान के चलो 10,000 शेयर्स एट द रेट 100 के इशू किए हुए थे। ठीक है, नाउ दे आर सेइंग कि उसको बाय 20 करो, रिड्यूस। ठीक है, बाय 20 रिड्यूस करो। तो इसकी एंट्री क्या बनेगी, इक्विटी शेयर कैपिटल, कौन से वाली, इसमें कितना अमाउंट आएगा, ये अमाउंट ऑलरेडी जो अपने पास पड़ा है, 10,000 इंटू 100 10 मान के चलते हैं। चलो 100 ही ठीक है, 100 है, 100 ही मान के चलते हैं। ठीक है, 10,000 इंटू 100 कितना आ गया, 10 लाख। ठीक है, और कह रहे हैं 2, अब इसको कह रहे हैं कि बाय 20 रिड्यूस करो, बाय 20 रिड्यूस करना है हमें, बाय 20 रिड्यूस करना है। तो नई जो इक्विटी शेयर है उसके अमाउंट से यहाँ पे हो जाएगा
क्रेडिट। कितने से होगा? 80 से होगा। 10,000 इंटू 80। आया समझ? बाय 20 इंड्यूस करनी है, 220 नहीं, बाय 20। तो 80 से करेंगे कितना आएगा? 0 0 1 2 3 आ गया 8 लाख। तो जो अब ये 2 लाख बचा, ये कहाँ जाएगा? जब हम इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन करते हैं तो एक न्यू अकाउंट फॉर्म होता है जिसे हम कहते हैं रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट। ठीक है, रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट, जिसका फेवरेबल बैलेंस क्या होता है? क्रेडिट। कूल। मतलब कि इसके अंदर रुपया आएगा तो ये होगा क्रेडिट। सो नाउ हेयर ऑल्सो रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। इसका मतलब है कि 2 लाख रुपए रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट के अंदर आ रहे हैं। ठीक है, इक्विटी की अमाउंट को रिड्यूस करके। समझ में आया? पहला पॉइंट इक्विटी वाला हो गया खत्म। देखो अब हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है रिकंस्ट्रक्शन के अंदर रुपए जमा करने की? अलग अलग जगह से हम जमा कर सकते हैं। जैसे कि एसेट की वैल्यू ज़्यादा है तो रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट के अंदर रुपया जाएगा। जैसे कि डिबेंचर होल्डर्स हैं, लाइबिलिटी वाले बंदे हैं, सारे लाइबिलिटी होल्डर्स हैं। ठीक है, वो बोल रहे हैं कि तुम्हारी हालत हो रही है खस्ता भाई, तो हम लोग थोड़ा सा पैसा त्याग देते हैं भाई। तुम्हें 10 लाख हमको देने थे, अब तुम दे दो 8 लाख। ठीक है, तो वो 2 लाख कहाँ जाएंगे? रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट के अंदर। डन। तो ऐसी ऐसी जगह से हम रुपया इकट्ठा करेंगे ताकि हम सेटल कर सके कुछ चीज़ें। तो जो वो चीज़ें होंगी वो लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हमें सेटल करनी है। वो ऑर्डर वाइज सेटल करते हैं हम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट चीज़ होगी हमारी कंप्लीट इक्विटी वाली। सेकंड चीज़ हो सकती है, आपने कभी प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स में, प्रेफरेंस शेयर्स में क्यूमुलेटिव एंड नॉन क्यूमुलेटिव सुना होगा। नहीं सुना होगा तो कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ। क्यूमुलेटिव वो होते हैं जो ऑर्डिनरी प्रेफरेंस शेयर होते हैं, ऑर्डिनरी सिंपल वाले। सिंपल यानी कि प्रेफरेंस शेयर्स, वो प्रेफरेंस शेयर्स जिन्हें प्रेफरेंस दी जाती है पेमेंट के दौरान, उन्हें हर साल डिविडेंड मिलता है। अगर हमारे पास लॉस में चल रही है 3 क्वार्टर, फॉर एग्जांपल 3 क्वार्टर लॉस में रही, 4th क्वार्टर हमने किया दबा के अर्न। ठीक है, तो उन 3 क्वार्टर का जो अरियर अनपेड डिविडेंड रह रहा होगा ऑन दोज क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स, वो हमें 4th क्वार्टर के अंदर देना होगा। ठीक है, तो ये चीज़ होती है कि क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर में अनपेड डिविडेंड मिल जाते हैं। अब नॉन क्यूमुलेटिव में इसका होता है उल्टा, कि जो अनपेड हैं वो आपको नहीं मिलेंगे। ठीक है, अगर उस ईयर में हमको लॉस है कंपनी को, तो हम उन प्रेफरेंस शेयर होल्डर को नहीं देंगे, उनको एक फिक्स्ड अमाउंट ही मिलती है। और अगर बाय चांस वो हम ना दे पाए ड्यू टू लॉस, तो वो फ्यूचर में जाके उन्हें नहीं मिलता। ठीक है, तो नॉन क्यूमुलेटिव तो हमारे लिए क्या बेनिफिशियल है? अगर हम लॉस में चल रहे हैं तो हमारे लिए क्या बेनिफिशियल है कि उन क्यूमुलेटिव वाले बंदों को नॉन क्यूमुलेटिव के अंदर ट्रांसफ़र कर दो, कन्वर्ट कर दो। तो वही चीज़ यहाँ पे होगी, वो हमारे लिए बेनिफिशियल है। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे? सेकंड चीज़ है 8% क्यूमुलेटिव वाले को, क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स को कन्वर्ट करेंगे 8% नॉन क्यूमुलेटिव में, नॉन क्यूमुलेटिव में। ठीक है, तो इसकी एंट्री क्या होगी? वही, अगर आता तो क्रेडिट में जाता। ठीक है, तो 8% क्यूमुलेटिव वाले को हम करेंगे डेबिट, डेबिट करेंगे, इसको निकालेंगे प्रेफरेंस शेयर डेबिट टू 8% नॉन क्यूमुलेटिव। इनको हमने ये बना दिया कंप्लीटेड। नॉन क्यूमुलेटिव आधा लिख रहा हूँ, प्रेफरेंस शेयर्स। ठीक है, कंप्लीटेड। थर्ड चीज़ है जो ये 8% है, 8% डिविडेंड देना पड़ रहा है हमको,
तो क्या हम कम दे सकते हैं? तो इसको 8% वालों को हमने बना दिया 6%, तो उसकी भी एंट्री सेम होगी। 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कितना कर दिया 6% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, या फिर नॉन क्यूमुलेटिव भी लिख सकते हैं, क्यूमुलेटिव भी लिख सकते हैं, जो हमें गिवन होगा। तो ये एंट्री भी कवर हो गई। समझ में आ रहा है ना आपको कि कहाँ कहाँ से हम बच सकते हैं? हमारी कंपनी चल रही है घाटे में, तो कहाँ कहाँ से हम बच सकते हैं, कहाँ कहाँ से पैसे जुटा सकते हैं। ये भी हो गई। अब इसे कर दो इरेज। थर्ड चीज़, 3 चीज़ें हो गई ये पूरी, ठीक है। अब डिबेंचर होल्डर था भाई कोई 10 लाख के, कह रहे हैं यार तुमसे ना हो पाएगा, तुम कोई नहीं 8 लाख दे दो हमें। तो उन्होंने भी बकश दिया हमें थोड़ा, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या किया, एंट्री कर दी वही कि हमारे तो रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट के अंदर पैसा जाएगा। डिबेंचर होल्डर्स का अकाउंट क्या होता है, क्रेडिट होता है। उन्हें हटाने के लिए क्या करेंगे, हम डेबिट करेंगे। कितना गिव अप कर दिया उन लोगों ने, मान के चलो 10% थे। अरे बाप रे, मान के चलो 10% थे, तो 10% डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट। यहाँ पे हमने डायरेक्ट वही अमाउंट डालना है जो उन लोगों ने कह दिया कि मत दो। कितने का बोला इसमें, 2 लाख का। 2 लाख भी अर्न हो गए यहाँ से। फोर्थ चीज़ भी कंप्लीटेड। सेम इन द केस ऑफ क्रेडिटर्स। कोई भी क्रेडिटर बोल रहा है कि ठीक है भाई तुम लोग 10,000 की बजाय 8,000 रुपये देना, तो 2,000 रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट के अंदर, सेम कंप्लीटेड। नेक्स्ट, और कहाँ से हम अर्न कर सकते हैं? मान के चलो आज के टाइम पे हमारी उस एसेट की वैल्यू हो रही है ज़्यादा, बुक में हमने कम शो करी हुई है, ठीक है। तो क्या होगा, अगर एसेट की वैल्यू बढ़ रही है तो वो क्या होगी, डेबिट होगी। जैसे कि यहाँ पे सिर्फ एसेट लिख के चल रहा हूँ मैं, एसेट अकाउंट। कौन सी एसेट है ये, फिक्स्ड टेंजिबल, ठीक है, ये याद रखना। इनटेंजिबल की बात नहीं कर रहे। अकाउंट डेबिट टू का किस में जाएगा रुपए, रिकंस्ट्रक्शन कंप्लीटेड। इसका उल्टा हो जाएगा अगर उस एसेट की वैल्यू कम है, इसका उल्टा यानी कि रिकंस्ट्रक्शन डेबिट, ठीक है, टू एसेट अकाउंट कंप्लीटेड। बस ये सारी चीज़ें थी जहाँ से हम रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट के अंदर रुपए डाल सकते हैं, ठीक है। तो ये करना पड़ता है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के अंदर कि भाई यहाँ से हम रुपए इकट्ठे कर सकते हैं, हाथ पैर जोड़ सकते हैं नॉन लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी वालों के पास कि भाई हमसे थोड़े से कम रुपए ले लो या बकश दो हमें, ठीक है। या फिर हम डिविडेंड कम कर सकते हैं जैसा हमने किया, या फिर हम क्यूमुलेटिव को नॉन क्यूमुलेटिव में कन्वर्ट कर सकते हैं ताकि आगे के लिए हमें फ़ायदा हो। जो अनपेड डिविडेंड था वो हमें नॉन क्यूमुलेटिव वाले को नहीं देना होता। कूल सर, ठीक है भाई, ये सारा हो गया है कंप्लीट। अब आती है फाइनल चीज़ की बारी। फाइनल चीज़ यानी कि अब हो चुका है रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट के अंदर पैसा जमा। रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट के अंदर पैसा आ गया है, टोटल आ गया है 10 लाख, ठीक है। 10 लाख यानी कि टोटल आया था 12 लाख क्रेडिट साइड का, ठीक है। डेबिट साइड का आया था 2 लाख, तो बचा कितना, 10 लाख। कूल सर, 10 लाख। अब इस 10 लाख को हमें करना है यूज़ इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के अंदर, ठीक है। तो अब वो हम करेंगे, कैसे करेंगे अब मैं आपको बताता हूँ। रिकंस्ट्रक्शन का फेवरेबल बैलेंस होता है क्रेडिट, तो अब हम करेंगे इसको डेबिट, इसके अंदर से रुपया जाएगा। रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट डेबिट, ठीक है। अब देखना, अब समझनी है, अब है कंसेप्चुअल चीज़। कितना अमाउंट है इसके अंदर पड़ा, 10 लाख। आ जाओ जी, सबसे पहली चीज़ जो रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट से यूज़ की जाएगी
फर्स्ट चीज़ क्या है? टू राइट ऑफ कैपिटल लॉसेस। ठीक है, सबसे फर्स्ट चीज़ है, ऑर्डर वाइज है ये। सबसे फर्स्ट चीज़ कैपिटल लॉसेस। कैपिटल लॉसेस क्या होते हैं जल्दी बताओ? कैपिटल लॉसेस यानी कि वो लॉसेस जो बार बार नहीं होते हैं, नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में नहीं होते हैं, जैसे कि प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, अंडर राइटिंग कमीशन। ठीक है, ये चीज़ ना आपके नोट्स के अंदर यहाँ पे साइड में लिख लेना ताकि आपको याद रहे। शेयर इशू एक्सपेंस, ये सारी चीज़ें नहीं, शेयर इशू तो वो आगे बताऊँगा, वो अलग है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आएंगी, अंडर राइटिंग कमीशन और अपना प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस या फिर डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स, ये सारी चीज़ें आएंगी। पहली चीज़ होगी है कंप्लीट। ठीक है, एक सेकेंड नीचे कर दो। ठीक है, डन। बहुत बड़ी वीडियो होने वाली है यार, ये तो मैंने स्लो करवाया। ठीक है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट हो गया कैपिटल लॉसेस, अब थोड़ा फास्ट करते हैं। सेकंड चीज़ में हम क्या राइट ऑफ करेंगे? एक्यूमुलेटेड लॉसेस। एक्यूमुलेटेड लॉसेस यानी कि पीएनएल का डेबिट बैलेंस, जो भी लॉस हमारे पास पड़ा होगा, पीएनएल का डेबिट बैलेंस एक्यूमुलेटेड लॉसेस है। ठीक है, डन, हटा दो इसको। थर्ड चीज़ में हम क्या राइट ऑफ करेंगे? दी बेकार इंटेंजिबल एसेट्स। ठीक है, क्या आएगी? इंटेंजिबल एसेट। इंटेंजिबल एसेट से यहाँ पे मेरा मतलब है गुडविल, फालतू की जो पड़ी हुई है। ठीक है, हमारी तो बिल्कुल हालत खस्ता है भाई, ये गुडविल सही नहीं है, गुडविल को फेंको, हटाओ। फोर्थ चीज़ fictitious asset, those asset which cannot be converted into cash, which cannot be sold or purchased। ठीक है, fictitious assets जैसे कि शेयर इशू एक्सपेंस। मान के चलो 15% बैठ रहेगी। मान के चलो मशीनरी के अंदर जब भी हम उसको इंस्टॉलेशन की कॉस्ट होती है वो उसी के अंदर ऐड करते हैं ना हम एसेट के अंदर, तो ये चीज़ यहाँ पे है। शेयर इशू एक्सपेंस किस में लग रहा है? शेयर को इशू करने के अंदर। ठीक है, पैसा आएगा, कैपिटल बढ़ेगी, तो वो चीज़ है यहाँ पे। ये फिक्टिशियस एसेट इसीलिए मानी जाती है। ठीक है, इट कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू कैश बट इट इज़ अ फिक्टिशियस एसेट, शेयर इशू एक्सपेंस। डन, ये 4 चीज़ के लिए होगा यूज़ ये वाला बैलेंस। ठीक है, अब मान के चलो ये हो गया 1 लाख। ठीक है, 2 लाख इंटेंजिबल एसेट हो गई, 1 लाख फिक्टिशियस एसेट हो गई हमारे 50,000। जल्दी से टोटल करो इसका, 3 लाख, 4 लाख, 4,50,000। बचा कितना? 4,50,000 में से 10 हटाओगे तो कितना है बचेगा? जल्दी बताओ। 5,50 है ना, तो वो जाएगा कहाँ? 5,50,000 चला जाएगा। सबसे मेन चीज़ कैपिटल रिजर्व। और यहाँ पे हुआ हमारा चैप्टर ख़त्म। कैपिटल रिजर्व अकाउंट के अंदर क्यों जाएगा? जनरल रिजर्व में क्यों नहीं जाएगा? इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन बार बार करते हैं क्या? जनरली करते हैं क्या? नहीं ना, कैपिटल रिजर्व। ठीक है, सालों में 1-2 बार। ठीक है, ये चीज़ कैपिटल रिजर्व में जाएगा, इसलिए 5,50। ये है ऑर्डर, इसको ऑर्डर को याद रखना है हमेशा। एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन और इसमें फ़र्क क्या है? उसमें लिक्विडेशन होता है और एक नई कंपनी बनती है, इसमें दोनों चीज़ नहीं होती है। ठीक है, समझ में आया बात? इंटरनली रीऑर्गेनाइजेशन होता है वो फाइनेंशियल स्ट्रक्चर ऑफ द कंपनी विदाउट डिसॉल्विंग इट एंड विदाउट फॉर्मिंग अ न्यू कंपनी। रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट बनता है और किस लिए यूज़ होता है, कैसे यूज़ होता है, वो यहाँ से होता है। कहाँ से रुपए इकट्ठे करते हैं हम? इक्विटी शेयर की वैल्यू को कम करके। ठीक है, इक्विटी शेयर कैपिटल कम करके डिबेंचर होल्डर से बोल के भाई कम कर दे। ठीक है, वो चीज़। और कहाँ से था? और पैसा कहाँ से इकट्ठा किया? एसेट अगर अच्छी है, बढ़ रही है तो वहाँ से। ठीक है, तो आज की वीडियो बड़ी होगी, मैंने बहुत स्लो पढ़ाया है। ये चैप्टर बहुत इजी चैप्टर है, समझ में आ गया होगा। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ याद रखना। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम करेंगे कौन सा चैप्टर? नेक्स्ट वीडियो देखना फिर पता चलेगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।